हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड हम लोग 60 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 60 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में यानी कि मैंने आपको मौलिक से संबंधित सारे डिटेल्स मैंने बताया है। इसके बाद आप जो ये टेस्ट लगाएंगे 60 प्लस जो मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ये जो है 2 खंडों में टेस्ट होने वाला है। यानी कि आज हम लोग 60 प्लस करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में भी और 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे। यानी कि मान के चलिए 150 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। केवल मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग 150 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये 150 का क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है कि चाहे जहाँ से ले लिए गए। ये 150 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। IAS, PCS, GDC यानी कि सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो पूरे पूछे जाने की संभावना भी है आपके TGT, PGT, LT, GIC या फिर नेट JRF हो, कोई भी एग्जाम हो, IAS, PCS हो, सब में पूछे जाने की पूरी संभावना भी इस क्वेश्चन से बनेगी। तो इस सेशन को मिस मत करिएगा आप लोग, ठीक है। इस सेशन से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसमें से कौन सा एक सही है, इसमें आपको टिक करना है, ठीक है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। क्या ये बातें सत्य है? फिर कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। क्या ये बातें सत्य है? अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय किया था। इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो थी नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यानी कि मूल अधिकारों को जो है रखने की बात किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट ने, जो कि 1928 में पेश किया गया था। नेहरू रिपोर्ट उसने ही समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, लचीले हैं या फिर कठोर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। MP PCS प्री 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है। क्या वाद्य योग्य है कि अवाद्य योग्य, लचीले हैं या फिर कठोर है। मैंने बताया था अगर आप मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं, यानी कि वाद्य योग्य है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है। अगर नीति निर्देशक तत्व पूछता है या फिर प्रस्तावना पूछता है तो ये अवाद्य योग्य है, इसको याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है। क्या यह प्रजातांत्रिक होता है या लोक कल्याणकारी होता है या व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है? संसद के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा तो आपको कोड से बताना है, ठीक है। यहाँ पे कोड दिया गया है A B C D E। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। तो देखिए ये पहला है, क्या इसमें सही होता है आपको बताना है, ठीक है। तो क्या यह प्रजातांत्रिक है यह संविधान में उल्लिखित है? तो देखिए राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यह संविधान में उल्लिखित है। आपको पता होगा कि मूल अधिकार 12 से 35 आर्टिकल दिए गए हैं, तो यह संविधान में जनरली उल्लिखित है। ये बातें सत्य होती हैं। फिर कह रहा है कि यह प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक बिल्कुल है, ये प्रजातांत्रिक नहीं है क्योंकि इसमें कुछ विशेषाधिकार भी है और जो है बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो कि मतलब समानता के खिलाफ भी हैं। यानी कि इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की जो है महत्व को भी प्रदान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो ये प्रजातांत्रिक नहीं है। यह प्रजातांत्रिक होता है? बिल्कुल नहीं होता है। यह लोक कल्याणकारी होता है। आपको पता होगा लोक कल्याणकारी की बात जो करता था प्रस्तावना में किया गया था, लोक कल्याणकारी की बात वहीं नीति निर्देशक में भी बात किया गया है, ठीक है। और प्रजातांत्रिक भी बात वहीं पे की गई है प्रस्तावना में।
यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। ये ऑप्शन जो है आपके लिए बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यह जो है यह व्यक्तित्व विकास के लिए, देखिए अगर आपका मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, अगर आपकी समानता को कोई रोकता है, जैसे समानता का अधिकार आपको प्रदान किया गया है, तो इससे आपका विकास बाधक जरूर होगा। तो इसलिए व्यक्तित्व विकास के लिए ये आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ये बातें भी बिल्कुल सही होती है कि आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। तो इस दृष्टि से आपका 145, तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? 145 देख लीजिए कहाँ पे आता है। ये देखिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 145, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यह संविधान में उल्लिखित है, ये बातें भी सही होती है। 1 मिनट, ये बातें संविधान में उल्लिखित है। यह प्रजातांत्रिक है? नहीं। ये लोक कल्याणकारी है? नहीं। बाकी यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और संसद इसके विरुद्ध कानून भी नहीं बना सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। तो देखिए कितना अच्छा सेशन है आप लोगों के लिए। इससे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, सो प्लीज़ इस सेशन से जुड़िए और उन लोगों के पास शेयर करिए ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है वास्तव में। मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये बात तो गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित होते हैं, ये भी बात गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं, ये भी बात गलत है। राष्ट्रपति जब चाहे अपनी इच्छा से निलंबित बिल्कुल नहीं कर सकता। आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जाते हैं, जब आपातकाल लागू होता है तब उस समय जो है ये मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं, बशर्ते आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न वक्तव्यों का विचार कीजिए। ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। क्या ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है? दूसरा कह रहा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं ये। और चौथा कहता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति ही नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट को आपको सही मिलाना है, जो कि कूट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही होता है। तो चलिए मैं आपको सही बताता हूँ। तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ये राज्य कृत्य के विरुद्ध है, यानी कि ये राज्य के विरुद्ध जो है आपका मौलिक अधिकार जो है ये राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, यानी कि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। आपकी समानता के अधिकार को वो स्थगित नहीं कर सकता है, आपके शिक्षा के अधिकार को स्थगित नहीं कर सकता है, आपको धार्मिक अधिकार जो भी दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को उनको भी नहीं ये कर सकता है। तो राज्य ये राज्य के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये बातें सत्य हो जाती है। दूसरा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो ये बातें भी सत्य हो जाती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल ये जो है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित करता है। क्या? मौलिक अधिकार, क्योंकि आपको समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो और सारे इसमें जो है राजनीतिक न्याय भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यह अमेरिका के जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति है, ना कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर दिया होता है तो सही होता, बट ये रॉन्ग है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है, जबकि यहाँ दिया है नहीं है। तो इस दृष्टि से आपका 1 2 3 राइट हो जाता है। तो देख लेते हैं 1 2 3 किस में आता है? सी में आपका राइट हो जाता है 1 2 3 क्वेश्चन। ये देखिए यूपी PCS 1998 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है डियर। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगे जो कि किसी भी प्रैक्टिस सेट में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर यूपी लोअर में सबऑर्डिनेट में मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मैंने बताया था आपको 12 से 35। इस तरह इसमें ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ 12 से 35। 7 में देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद यानी संसद द्वारा विधान पालिकाओं द्वारा
बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता देता है। तो ये आपका आर्टिकल कौन हो जाता है, आर्टिकल 13, ये जो है आपको प्राथमिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। समता यानी कि समानता का अधिकार की बात कर रहा है, तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डियर हो जाएगा सी, यानी कि 14 से 18 में समता एवं समानता की अधिकार की बात की गई है। विधि के समक्ष समानता में आपको एक तरफ से बता दूं, जैसे आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध किया गया है। वहीं 16 की बात करें, इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात करता है। वहीं 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। वहीं 18 की बात करें तो उपाधियों की अंत करता है। ये सारे आर्टिकल जो है समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, 5 अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे समानता की अधिकार की बात ही कर रहा है। मैंने इसके पहले ही आपके क्वेश्चन में बताया था 14 है, 15 है, 16 है, यानी कि 2, 3, 4 देखिए सी आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। यानी कि 14 है, 14 कहता है कि समानता का अधिकार, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। 15 कहता है मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सब लोग समान है, किसी से कोई प्रकार की भेद नहीं किया जाएगा। वहीं 16 की बात करें तो 16 कहता है लोक नियोजन विषयों में अवसर की समान अवसर प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता में पूर्ण नियंत्रण लगाता है। विधायन सत्ता में पूर्ण नियंत्रण कौन सा आर्टिकल लगाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। तो इसका राइट आंसर डी 14 हो जाता है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह बंद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को क्या होता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है। आर्टिकल 14 चाहे विदेशी हो या फिर नागरिक हो अपने ही देश का, ये सब पे लागू होगा, ठीक है। 12 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अभी मैंने बताया कानून के समक्ष समानता, ये आपका सी आंसर राइट हो जाता है, आर्टिकल नंबर 14। और मैंने इसके पहले बताया था 15 क्या कहता है। 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। वहीं 16 की बात करें तो ये लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता प्रदान करता है। वहीं 13 जो कहता है, 13 आर्टिकल करता है कि यह जो है मूल अधिकारों के अल्पीकरण और विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य के अंतर्गत ये रखा गया है, यानी कि संसद के नियमों को ये सीमित करता है। आर्टिकल 13 देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान किया गया है। कानून के किस आर्टिकल के तहत जो है कानून का समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल जो है 14 हो जाएगा, यानी कि विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात एक ही होती है, ठीक है। तो आप इसको कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा, सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, क्या ये बातें होती हैं। सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक राज्य, ये बात सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इसमें से राइट आंसर बताना है कि विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज का मतलब होता क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विधि के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी कि सभी के लिए एक कानून होगा। विधि का न्याय या कानून का अधिराज का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा राइट आपका आंसर है। ये कहता है कि सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए एक न्यायतंत्र की व्यवस्था भी होगी। इसका मतलब ये है विधि का नियम। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता या समता की स्वतंत्रता। ये जो 15 आर्टिकल है ये कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है या मूल अधिकार है। इसके अधीन वर्गीकृत किया गया। क्या वर्गीकृत किया? शोषण के विरुद्ध अधिकार है या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या समता का अधिकार है। तो मैंने आपको बताया था 14 से 18 तक समता के अधिकार की बात करता है, ठीक है, समानता की। जनरली आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, समता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मद्रास राज्य बनाम दुराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो ये आपको पूछा। विधि की समझ, समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जो मद्रास बनाम चंपकम दोराई राजन है 1951 में एक मुकदमा आया था जिसमें एससी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक निर्णय दिया था, किसी मौलिक अधिकार में उसने संशोधन किया था। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो ये किया था ऑप्शन बी, यानी कि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में जो है इसने संशोधन किया था कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 का केस। अब मैं बता दूं, ये जो 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था, ठीक है। क्या जोड़ा गया था? 15(4) जोड़ा गया था आर्टिकल, और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में उन्नति के लिए जो है अनुसूचित जातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान भी किया गया था, ठीक है। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है चंपकम दोराई राजन 1951 मुकदमे केस की में इसमें संशोधन किया गया था। ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 15(4), 15(5), 16(4), 16(5). अभी मैंने इसके जस्ट पहले ही बताया, अगर थोड़ा सा केयर किए होंगे तो आप पकड़ ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 15(5) में जो है क्या है? संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। किसमें की गई है? 15(5) में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत या फिर अनुसार ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आरक्षण को प्रावधान प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत, 14(15) में, या फिर 15(4) या तथा 16(4) में, या फिर 17(18) में, किसमें दिए गए हैं? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका सी हो जाएगा, यानी कि 15(4) और 16(4) में जो है ओबीसी से आरक्षण से संबंधित प्रावधान इसमें प्रदान किए गए हैं, ठीक है, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। 19 में देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत करता है? इसके पहले भी मैंने बताया था लोक नियोजन से संबंधित, ठीक है। लोक नियोजन से संबंधित कौन सा था? तो आर्टिकल आपका 16 मैंने बताया था, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 16(1), 2, 3, 4, 5 तक दे दिया गया है, तो आप प्रॉब्लम नहीं होना है। तो पहले ही बता दिए थे, आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 16(1) और 16(2) में लोक नियोजन से प्रत्याभूत प्रदान करता है, अवसर की प्रदान पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। इसमें कौन सी समानता जो है इसमें सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये भी सम्मिलित है। सामाजिक समानता, क्या ये सम्मिलित है?
बिल्कुल सम्मिलित है। अवसर की समानता, बट आर्थिक समानता ये सबको जो है समान रूप से प्रदान नहीं किया गया है। मैं बात करूं तो आर्थिक समानता की, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 14 के तहत जो कहा गया है, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, और सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में बताता है मूल वंश जाति धर्म के आधार पर सब लोग समान होंगे। वहीं 16 बात करता है, 16 मौलिक अधिकार में तहत समानता का के मौलिक अधिकार में भी शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। 21 देखेंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के साथ भिन्न व्यवहार कर सकता है। क्या ये सही है? इसके कारण बोल रहा है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका आंसर राइट होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो ये कह रहा है कि क्या ए सही है, आर गलत है, फिर ए गलत है, आर सही है, फिर यहाँ पे कह रहा है ए आर दोनों सही है, बट आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, और लास्ट आपका कहता है कि ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसलिए आपका डी आंसर राइट हो जाता है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से जो है असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित भी की जाएगी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया था? आर्टिकल 22 का बताना है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना है, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना है, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना है। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने में शक्ति प्रदान हो गई है? ये पूछा जा रहा है। क्या आर्टिकल 14, क्या आर्टिकल 14, 15, क्या आर्टिकल 14, 15, 16, क्या आर्टिकल 14 एंड 16? तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है 23 का। चलिए मैं बताता हूँ, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने की बात की गई है। ठीक है, समाजवाद शब्द को निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रयुक्त होगा। आर्टिकल 24 कहता है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 17, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में आचरण को निषेध करता है? ये भी मैंने आपको बताया। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। 26 देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है? बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीटेड है। 17, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध के, देखिए क्वेश्चन के नेचर ही बदल रहे हैं, बाकी आंसर आपका वही है। ठीक है, तो देखिए MPPC क्वेश्चन 2013 का है ये। 26 हो गया है, 27 भी हो गया है। 28 देखेंगे हम लोग। देखिए वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो यहाँ पे 17 या अस्पृश्यता कहे या छुआछूत से कहे तो बात वही होगी आपकी। 29 यही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उत्तराखंड में पूछा गया है, LDA UP PCS में भी पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन को शामिल करता हूँ ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके और कहीं ना कहीं आपके लिए ये सफलता में आपके योगदान में शामिल हो सके। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? किस आर्टिकल में पूछ रहा है कि, ठीक है, तो 20 की तो बात करता नहीं है, 19 स्वतंत्रता की बात करता है, 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है,
जबकि अनुच्छेद आपका 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, इसी में जो है निर्मित किया गया है। तो आर्टिकल 17 आपका राइट हो जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है, अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार देता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत करेगा तभी तो वो लोग समान हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका आर्टिकल 17 राइट होता है। आर्टिकल 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विरोधों के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग से में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये समानता का अधिकार में नहीं माना जाता है। 31 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निवारण निम्न से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो किस द्वारा किया जा सकता है ये आपको बताना है, और इसके बाद इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपको चूज करना है। देखिए कानून बनाकर, तो ये बिल्कुल कानून तो बनाया ही गया है अस्पृश्यता का अंत करने के लिए। साथ ही शिक्षा की उन्नति करेंगे, जब शिक्षित होंगे तो लोग अस्पृश्यता को मतलब जो अस्पृश्यता को पालन करते हैं उनको वो ये जो है जानकार हो जाएंगे, तो वो अस्पृश्यता से दूर हो जाएंगे। वहीं बात करें कि जन जागरण के द्वारा, बिल्कुल जन जागरण के द्वारा भी किया जा सकता है, बट यहाँ नौकरियों में प्रवेश दिलाकर ऐसा कुछ नहीं है, या फिर कहें कुछ हद तक तो हो सकता है, बट यहाँ पे राइट आंसर आपका 1 2 3 हो जाता है। अगर नौकरियों में प्रवेश दिलाकर भी कुछ हद तक किया जा सकता है, बट ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, तो 1 2 3 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 33 देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है। 14, 15, 16, 17, 18 मैंने बताया समानता, जबकि आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। 34 देखते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। 19 से 22 के अंतर्गत, कहाँ से 19 से 22 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। भारतीय संविधान के संच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है ये आपको आर्टिकल 19 में जो है प्रदान किया गया है। आर्टिकल 19 इसमें जो है कुल मिला के आपको 5 तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना अस्वस्थ भ्रमण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं जो है इसमें आर्टिकल 19 में बताई गई हैं। 36 देखते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 19 में मैंने बताया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आर्टिकल 19(1) जो आर्टिकल है इसी में जो है स्वतंत्रता की परिभाषा जो है डिफाइन किया गया है, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल किया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख किया गया है आर्टिकल 19(1) में। 37 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से आश्वासित करता है। अभी मैंने बताया 19। 38 भारत का संविधान प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अभी मैंने बताया था आर्टिकल 19 और ए बताया था, तो यहाँ पे आपका ए 19(a) 19 का ए में जो है सम्मिलित है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 39 भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किसमें प्रदान की गई है। इसमें मुझे ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो है विशेष उल्लेख किया गया है समाचार पत्रों या मीडिया की या फिर प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 19(1) में ही व्यक्त किया गया है। 40 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय की
व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिकता का मौलिक अधिकार है। अब ये जो ये राष्ट्रीय तिरंगा है, इसको अपने मकान के ऊपर, भवनों के ऊपर फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? 14 में बनाया गया है, या फिर 19(1)(m) में बनाया गया है, फिर संविधान के अनुच्छेद 21 में, या फिर 25 में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसमें राइट आंसर मैं आपको बता दूं, बी हो जाएगा 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि यहाँ पे बात की जाए, एक केस आया था नवीन जिंदल बनाम संघवाद की, एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार बताया गया कि निजी भवनों के ऊपर अपनी राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है। और ये कौन से केस के तहत जो है बताया गया, ये आपको याद रखना है, नवीन जिंदल और संघराज केस था। ठीक है, नवीन जिंदल केस था और संघराज, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद के केस में बताया गया कि कोई भी नागरिक जो है अपने राष्ट्रीय तिरंगे को अपने भवन के ऊपर फहरा सकता है, और ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर से आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आने की पूरी संभावना भी है। 41 देखेंगे हम लोग, बिना अस्त्र शस्त्र। ठीक है, देखिए 41 देखते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपको बताना है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, या फिर शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनके हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तत्पूर्व प्रतिबंध लगा सकता है। सब बातें सही हैं, बट यहाँ पे ये जो है आपका ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं उनके खिलाफ हम लोग जो है नहीं आता है। बाकी इनके खिलाफ ये जो है बिना हथियार के संपूर्ण ढंग से इकट्ठा करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, या फिर आगे भी है न्यायपालिका के अपमान या अवांछनीय आलोचना, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? क्या भारत की संप्रभुता के आधार पर, क्या लोक व्यवस्था के आधार पर, या फिर न्यायपालिका के अपमान के आधार पर, या अवांछनीय आलोचना के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट, तो इसका ऑप्शन राइट आपको मैं बता दूं, ऑप्शन इसका यहाँ पे जो सही हो जाएगा, यानी कि इसके आधार पर आप लगा सकते हैं प्रतिबंध, लोक नियोजन पर नहीं लगा सकते हैं, न्यायपालिका के अपमान पर भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अवांछनीय आलोचना पर लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 में क्या है, भारतीय गणराज्य संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या 19 है, 21 है, 20 है, फिर 22 है? तो राइट आंसर आपका 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल आपका क्या है? 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो इससे संबंधित है। ठीक है, वहीं 19 की बात करें, यहाँ पे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। वहीं 20 की बात करें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि की बात करता है। वहीं पे 22 की बात करें, या कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध के संरक्षण में प्रदान किया जाता है। आर्टिकल 44 देते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत में शामिल किया गया है? किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया, यानी कि विधि की समान प्रक्रिया जो है, सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? या फिर विधि द्वारा स्थापित
तो ये आपका आर्टिकल 21 हो जाएगा। इसी में जो है आर्टिकल 21 में बताया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाएगा जिस अर्थ में अमेरिकी संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग है। ये जो है अमेरिका में किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया का शब्द का यूज अमेरिका में किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है आर्टिकल 21 में स्थापित किया गया है, इसी सिद्धांत से शामिल किया गया है। 45 देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये किसी केस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 21 आर्टिकल हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ ये जो है ये एक जो है मेनका बनाम जो है संघराज से संबंधित जो केस था, ठीक है, उससे संबंधित ये रखा गया है। इसमें जो है दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संरक्षण का अर्थात इच्छा अनुसार कहीं भी आप कहीं भी जाने का अधिकार आता है, कहीं भी टहलने। तो ये केस जो था पासपोर्ट जो था सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर ने नई दिल्ली में 1967 की बात है। तो मेनका बनाम जो है भारत संघ 1978 में आया तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, वो विदेश जा रहे थे। इसी में जो है ये शब्द जो है निहित माना गया कि किसी भी व्यक्ति का कहीं भी आने जाने की जो अभिव्यक्ति है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जिसको हम प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मान सकते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। इनमें से सही ऑप्शन बताना है कि कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। विदेश यात्रा तो बिल्कुल आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विदेश यात्रा और आवास की ये आर्टिकल 19 में है। आवास का अधिकार भी दिया गया है। विदेश ये आपका आर्टिकल 21 में बताया गया है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी ये आर्टिकल 16 में बात करता है। तो इस दृष्टि से आपका तीनों ऑप्शन राइट हो जाता है। ए बी मतलब 1 2 3 तीनों यूपीपीसीएस में। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। यानी कि 19(1) जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता के अंतर्गत जो डी आर्टिकल 1 का डी है जो यानी कि कहीं भी आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप जाएं, किसी भी प्रदेश में जाएं, किसी भी मतलब अपने राज्य के अंदर कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं। वहीं 21 कहता है अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने को प्राप्त होता है। विदेश यात्रा का, शरण पाने का, एकांत अधिकार का या सूचना अधिकार का। तो मैंने आपको बताया, तो इसका जो ऑप्शन आर्टिकल सही हो जाएगा वो आपका एकांतता का अधिकार, यानी कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी मतलब घूमें, ये आपका जो है राइट होगा। यानी कि राइट टू प्राइवेसी भी इसमें रखा गया है, निजता का अधिकार भी इसी में सम्मिलित हो जाता है। तो जी एकांतता का अधिकार आपको टिक करना है सही। 48 देते हैं, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही है? समुचित ढंग से अर्थित होता है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ नीचे भी दिया गया है 2 ऑप्शन, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है। तो देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं टाइम लगभग 39 यानी कि 40 मिनट हो गए हैं। हम लोग 49 क्वेश्चन कवर किए हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने किसी भी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है? ये आर्टिकल आपको बताना है। 19 स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। मैं इसमें आपको एक बार बताना चाहूँगा। तो जैसे पर्यावरण का अधिकार है, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है,
पैर में अगर डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध भी इसी में रखा गया है। योग्य पानी, शुद्ध जल का भी, अच्छी सड़कें हो, प्रतिष्ठा हो, एकांत, एक चिकित्सक, घायल, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सारे आर्टिकल जो है 21 में ही जो है ये समाहित किया हुआ है, जिसमें ये सारे प्रावधान बताए गए हैं। तो आर्टिकल 21 में है, आप अपने मनपसंद शादी भी कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते जिससे शादी करें उसका भी मन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने ही मन से जो है ज़बरदस्ती किसी से शादी कर सकते हैं। तो इसके ऐसा करेंगे तो फिर इसके खिलाफ़ आप जो है, जो पीड़ित है होगा वो आपके खिलाफ़ जो है याचिका दायर कर सकता है। तो फिर सतर्क रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा दिया यहाँ पे तो आप किसी के मतलब आपका राइट है कि आप 21 के अंतर्गत आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर्टिकल में तो लिखा गया है कि हम किसी से भी अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अगले का भी मन होना चाहिए। 50, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता में दूषित करना, मृत्युदंड। तो यहाँ पे देखिए 50 का मैं बात करूँ तो मृत्युदंड नहीं आता है। पानी आपको शुद्ध मिलना चाहिए, ये 21 के दायरे में आता है आर्टिकल। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से भी आता है, चिकित्सा से भी आता है, अच्छी सड़कें भी आती हैं, हिंसा के विरुद्ध भी आता है, फांसी के विलंबन के विरुद्ध भी आता है। और पैर में डंडा डालेंगे तो जैसे बेड़ी पहले होता था, अच्छे पर्यावरण भी इसी में आता है 21 में। तो 21 का दायरा जो है काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। मैंने बताया 1978 में मेनका बनाम संघराज का केस आया था, जिसमें जो है विदेश भ्रमण की यात्रा की भी बात इसी में बताई गई है। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक के समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? मैंने आपको बताया था 2 आर्टिकल है, सॉरी, जो है ये जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन से आर्टिकल थे? तो वो आर्टिकल था व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की, यानी कि आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे हम लोग। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को भी उसमें शामिल किया गया था? तो क्या उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, या परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश? तो कौन सा केस था जिसमें ये बातें कही गई थी, यहाँ पे आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। ये 1993 का केस था। 1993 के केस में जो है 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में यह कहते हुए संगठित किया गया कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो ये आर्टिकल रखता है किसमें? तो 21 के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 52 क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से अच्छे प्रैक्टिस सेट करने के लिए, अच्छे शार्ट नोट्स पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। 53 देखते हैं हम लोग। 6 वर्ष आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। राज्य के निर्देशक में सम्मिलित है। मूल अधिकार में संवैधानिक अधिकार उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, पहले तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन अब जो है मूल अधिकार में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। अब मैं ये भी बता दूं आपको, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है बताया गया था, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसको शामिल किया गया है। तो कौन सा? मूल अधिकार, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, मूल अधिकार। भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? अब देखिए, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? मूल अधिकार तो बना दिया गया था 2002 में ही, इसको कब जोड़ा गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया नहीं, ये जो है
संसद में पारित हुआ 2009 में, ठीक है, 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को इसको प्रभावी कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2010 को इसको प्रभावी कर दिया गया। यानी कि अगर भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया, तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ये बातें याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। 55 निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। मानव अधिकार की बात कर रहा है, ठीक है, तो मानव अधिकार की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि शिक्षा का अधिकार एक मानव का अधिकार है, ठीक है। 56 देखते हैं क्वेश्चन। कथन और कारण दिया गया है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल सही है। कारण क्या? क्योंकि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। क्या ये बातें सही है? तो बिल्कुल सही है, और ए आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। फिर है कारण, और इसमें चूज करना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। कोट है, तो भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे परिकल्पित है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा करता है, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। तो कौन सा राइट है आपको ये बताना है, 57 का आंसर, ठीक है। तो 57 का आंसर आपका राइट हो जाएगा कि भारत संविधान के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने आपको बताया है। 23 से 24 जो है आर्टिकल दिया गया है, उसमें बताया गया है मानव दुर्व्यवहार, देह व्यापार, मजदूरी, ये सब जो है उसमें दिया गया है। तो उसमें आर्टिकल आपका राइट हो जाएगा पहला, यानी कि मानव देह व्यापार मजदूरी की बात करता है 23, आर्टिकल 23 में, ठीक है। वहीं 24 की बात करें तो कारखानों, खदानों आदि का बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि 4। तो इस दृष्टि से आपका 1-4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो देखिए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। वही बात कह रहा है कि 23 और 24 में कौन कौन से आर्टिकल क्या बातें की गई हैं, तो यही बातें की गई हैं। 23 में ये बताया गया, 24 में ये, ठीक है। 58 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? मैंने बताया 23, ठीक है, सॉरी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा आपका। यानी कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने या काम में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 24 में रखा है, बताया गया है। और 23 में क्या बताया गया है ये भी मैं आपको बता दूं। मानव दुर्व्यवहार या बलात् श्रम का निषेध करता है 23, ठीक है। मानव बलात् एवं दुर्व्यापार यानी कि देह व्यापार, इस सब से वो करता है, बलात् से, जो 14 वर्ष से कम है। जबकि वहीं पे 24 की बात मैंने आपको बताया, 24 क्या कहता है, तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध ये मौलिक अधिकार। 59 देखेंगे। बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, अब बाकी हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध करता है? तो ये आपका आर्टिकल 24 हो जाता है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको। 60 देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो बालकों से शोषण से संबंधित आर्टिकल 24 है। क्वेश्चन नंबर 61। ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है आर्टिकल 24 में, ठीक है। तो ICCPR मतलब कि यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जो कि अनुच्छेद 14 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। और आपको याद रखना है कि आर्टिकल 24 जो है बाल अधिकार संरक्षण प्रदान करता है, ये भी याद रखना है। 62 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आपका आर्टिकल 20 है, ठीक है।
यानी कि इसमें संविधान के आर्टिकल 20(2) में किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, 63 देखेंगे। सॉरी, किसी अपराधी के अभियुक्त स्वयं को विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद इसका राइट होगा, आपको बताना है। क्या अनुच्छेद 20 का 3 या फिर 21, 22 या 23? यानी कि खुद को जो है अपने खिलाफ जो है आपको गवाही देने का अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा। ये प्रावधान जो है आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 20 और 20 के 3 में बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 23 के आर्टिकल जो 20 के 3 में ये कहा गया है कि किसी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहाँ पे 63 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे हम लोग, जिसमें 60+ ही क्वेश्चन होंगे। 60+ क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें से कर लेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। और तब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, यानी कि भाग 4 आ जाएगा हम लोगों का। अभी हम लोग भाग 3 तक पहुँचे हैं, जिसमें शार्ट नोट्स को पढ़ के हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उसमें, तो ये इस प्रैक्टिस सेशन से ज़रूर जुड़िए। इसका बेनिफिट तब आपको महसूस होगा जब आप एग्ज़ाम दे के आएँगे। अगर मेरे वीडियो को पढ़े हैं, देखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी टॉपिक अगर सीरियसली से मेरा शार्ट नोट्स भी पढ़ चुके हैं और इसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेशन भी कर चुके हैं, तो उस टॉपिक में आपकी जो है 100% पकड़ मजबूत होगी। तो इसी के क्रम में हम लोग अब आज की वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करिए उन लोगों के पास जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, बस अपनी मोटिवेशन की ज़रूरत है। बाकी मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ले आने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी सफलता में कुछ ना कुछ अहम रोल मेरा अदा हो सके। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।